गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है सबको? बेटा अब आवाज आ रही है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आज हमारी पहली क्लास है, गुड मॉर्निंग बेटा। मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है और आवाज क्लियर है आप सबको? तो आज हमारी पहली क्लास है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि हमें फर्स्ट क्लास है, जैसे कि आपको सबको मालूम है। तो इससे पहले क्या आपकी और क्लासेस हुई हैं क्या कुछ? ये आपकी पहली क्लास है। बेटा यदि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो आपको किसी को बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो आप एक काम कर लें कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं, आप सब लोग एक बार अपना रिफ्रेश कर लें, अदरवाइज उसको फिर से लॉग इन करें, लॉग आउट करके, जिससे कि आपके क्या हो जाएगा, आवाज हो सकता है जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा? एक बार आप लोग सब लोग प्रॉपर कर लीजिए। तो एक बार मैं चेक भी टेक्निकल टीम से करवा देता हूँ अपना, यदि यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे ख्याल से सबको आ रही है आवाज।
ये बच्चे का जैसे वीडियो आ रहा है तो कैसे सबसे पहले जरा ग्रीन पट्टी को ढूंढते हैं, पार्टिसिपेट में जाते हैं, म्यूट ऑल कर देते हैं। यस करेंगे। ठीक है सर, ये जो वीडियो नजर आ रहा है ना, पहले आवाज बंद करो। चलिए बेटा, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टार्ट हो गया आप सबका, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अब हम लोग यहाँ पे आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे आप सबको मेरी एक तो दो अब आपको सबको मेरी आवाज आ रही है और क्लियर आवाज आ रही होगी और आपको मेरा वीडियो भी साफ दिखाई दे रहा होगा। तो अब हमें करना क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हमें यहाँ पे इनऑर्गेनिक की, जब मैं आपको आज इनऑर्गेनिक पढ़ाने जा रहा हूँ और इनऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा जो आपको साल भर के लिए फायदा करेगी। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जैसे आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग प्रॉपर तैयारी करते नहीं है, आपको लगता है सब चीज रखने की है, तो ऐसा नहीं होता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सिस्टमेटिक है, जैसे कि आपकी फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिस्टमेटिक होती है। तो राइट नाउ हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मुझे कुछ रजिस्टर्स बनाने होंगे, जिसमें मेरे लिए पहले तो क्या होगा, एक मैं थ्योरी का रजिस्टर बनाऊंगा। ठीक है बेटा, एक थ्योरी की आपको क्या बनानी है, कॉपी का बनानी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें हमारे को एक रेस, आप सभी को बेटा रेस मिली होंगी। रेस आपको हर क्या कहते हैं, जैसे कि जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड रेसेस आपको मिलती जाएंगी। तो रेसेस आपको मिलेंगी और शीट मिलेगी आपको, और रेस और शीट जब आपको मिल जाएगी तो इन रेस शीट्स को भी के लिए भी आपको एक रजिस्टर बनाना होगा। रेसेस क्या होती है बेटा, डेली प्रैक्टिस के लिए आपको मिला करती है। ठीक है बेटा, तो हम उसको ना क्या कहते हैं, रेस कहते हैं। जो आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए आपको क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। बेसिकली जो रेसेस होती हैं वो टॉपिक वाइज होती है। सपोज करो मैंने आप कोई एक्स टॉपिक पढ़ा दिया, एमओटी पढ़ा दिया, तो एमओटी पढ़ाने के बाद जो मेरे को क्या होगा, आपको क्वेश्चंस कराने होंगे। तो क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद आपको वो कुछ क्वेश्चंस घर के लिए देने हैं, तो वो हम रेस के फॉर्मेट में आपको देते हैं। ठीक है। शीट क्या होती है, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें शीट करनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि हमने शीट को भी डिवाइड कर दिया है, एक्सरसाइज 1, 2, S1, S2 इस तरह से कर दिया है, जिसमें कि क्या होता है कि हम समय समय पर, मान लो कि मैंने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ। ठीक है बेटा, चले। तो ये हमारे लिए बेसिक चीजें हैं कि हमें एक थ्योरी की कॉपी बनानी है और एक रेस और शीट की कॉपी बनानी है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? तो ये हमारी क्या होती है, मेन इनऑर्गेनिक में हमें इतनी तो कॉपीज की जरूरत होगी, जो कि आपके थ्योरी और रेस और शीट के। रेस और शीट के लिए आप फ्रंट में पहले आप क्या कर लेना, रेसेस कर लेना और उसके बाद आप शीट कर लेना। वैसे आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको क्या होगा, ऑनलाइन सारा मिलता जाएगा। ठीक है। उसके बावजूद भी आपको घर पे भी क्या होगा, हार्ड कॉपीज भेजी जाती हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपके कमिटमेंट्स है, जो भी आपका पैकेज में जैसे होगा उस अकॉर्डिंग आपको भेजा जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब क्या होता है कि हमें इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इनऑर्गेनिक में हमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने। तो ये सबसे पहले आपको एक जनरल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हम।
सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल केमिस्ट्री का काम करना है। जनरल केमिस्ट्री में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, क्वांटम नंबर होते हैं और एक आपके क्या होते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक टेबल। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाऊंगा और आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताऊंगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक टेबल जो होगी वो हम आपको जब ब्लॉक्स की स्टडीज कराएंगे तो हम उसको बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या होता है, आपका जनरल केमिस्ट्री का है। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे आपके, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो वो हमारा क्या होगा, पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होगा, जिसको कि हम एकदम लास्ट में ब्लॉक स्टडी से पहले स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड चैप्टर इज कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स लिख दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर इज जनरल केमिस्ट्री, सेकंड वन इज केमिकल बॉन्डिंग, थर्ड इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और फोर्थ वन इज मेटलर्जी से नेक्स्ट सॉल्ट एनालिसिस, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन एडेड कंपाउंड्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये हमें चैप्टर्स जो होंगे, दीज आर द चैप्टर्स जो कि हम क्या करेंगे पूरे इनऑर्गेनिक में इसको पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है तो सबसे, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको केवल थोड़ा सा चीजों को हिंट कर रहा हूँ पहले। तो सबसे पहले आपको हिंट कर रहा हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि आपको जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कैसे स्टडी को आगे बढ़ाना है। तो जैसे कि हमने ये चैप्टर्स लिखे तो हमें आपको पर डे आपकी जो क्लासेस होंगी उसको आप घर पे बैठ के रिवाइज करिएगा। रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है बेटा कि बेस्ट तरीका जो आपका रिवीजन का है वो आपका क्या है कि लिख कर रिवाइज करें। यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर टेकन इन योर क्लास। तो आपके जो भी क्लास में कोई भी क्वेश्चंस लिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, प्रॉपर वे में क्या करना है, घर पे जाके उसको लिख लिख के रिवाइज करने हैं। यदि आप लिख लिख के रिवाइज नहीं करते हैं क्वेश्चंस तो होता क्या है कि थ्योरी को केवल रीड कर लेने से कोई हमारा फायदा नहीं होता। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें हर एक क्वेश्चंस को क्या करना, प्रॉपरली क्या करना पड़ता, करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस रिवीजन के बाद हम क्या आएंगे अपना, फिर आपको जो होमवर्क दिए जाते हैं तो जिस दिन आपको जो होमवर्क दिया जाए आप ट्राई करें कि उसी दिन उसको कंप्लीट करें होमवर्क को। यदि आप होमवर्क उस दिन में कंप्लीट नहीं करते तो आपके लिए क्या होता है, वो पेंडेंसी आ जाती है और एक बार सोचिए पेंडेंसी में आ जाती है तो आपके लिए दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है कि हमें कैसे रिवाइज करना है। सेकेंड, एज कि आप लोग लीडर में हैं और लीडर में आने के बाद क्या होता है, हमें बहुत सी चीजों में लगता है कि हमने ऑलरेडी प्रीवियसली ये चीजें पढ़ी हैं, प्रीवियसली हमने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। तो क्या होता है जब हम प्रीवियसली पढ़ने की बात करते हैं तो हमें हर चीज लगता है कि सब कुछ हमें पढ़ा हुआ है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपने पढ़ा है वो एक अलग चीज है, बट आपने अभी तक जो फोकस किया है वो कंपटीशन लेवल पे उतना नहीं होता। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको कंपटीशन लेवल पे आपको लाके उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि
कंपटीशन लेवल पे आपको कैसी चीजें करनी है उस तरह से हमें कवर करना पड़ेगा। और जैसे आपको गाइड किया जाता है तो आपको उसी को गाइड जैसे किया जा रहा है उसी को प्रॉपर फॉलो करना है। यदि आप प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप क्या होंगे, ट्रैक से हटते हैं और फिर आपको दिक्कतें आती हैं। और इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहां पे आप कोई भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, पहली चीज। और उसके अलावा यदि आपको मैं खुद के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम प्रभात कुमार है। आप मुझे क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जहां पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और हम इसको कैसे करें। तो मेरा नाम क्या है, प्रभात कुमार है। ठीक है बेटा। और मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है, और आप ध्यान रखेंगे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल कर पाएंगे ज्यादातर करिए, या फिर आप क्या करें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और आप ऐसे समय पे करिएगा जो आपको भी लगे कि ऑफिशियल टाइमिंग्स होती हैं, उस समय आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो मैसेजेस। मैं रिप्लाई बहुत ट्राई करता हूँ कि आप सबको करूँ, बट इनफैक्ट आपको भी मालूम है कि जैसे आज का सिनेरियो चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, जैसे कि पढ़ाई चलती है तो उसमें क्या होता है बहुत से मेरे पास मैसेजेस होते हैं, हो सकता है कि कभी मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो आप फिर से मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हो सकता है कि उस दिन ना होके मैं नेक्स्ट डे में कर दूं, पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर आपको बैक कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो आपने मेरा नंबर ले लिया, मेरा नाम आपको मालूम चल गया। एक बार आप नंबर नोट कर ले तो मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर मैं आज के टॉपिक पे फिर आ जाता हूँ तुरंत। आप लोग ने नंबर नोट कर लिए मेरे? चलिए, मेरे ख्याल से आपने नंबर नोट कर लिया। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब मैं बहुत चीजें क्लियर कर देता हूँ। राइट नाउ जब भी हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं और मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूँ तो आप मुझसे इनऑर्गेनिक रिलेटेड बात आप करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आप यदि मुझसे ऑर्गेनिक या फिजिकल के टीचर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में कुछ भी बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं आपको उसमें कोई जवाब नहीं दे सकता। वो मेरे लिए कोई, मुझे मतलब नहीं होता। सेकंड, जहां तक है कि आप जैसे कि कोई आपको टेक्निक वो प्रॉब्लम आ रही है, ऑफिशियल प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई उससे रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर दे। क्लास के बीच में वो चीज पूछने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हमारा काम एकेडमिक का काम है, हम आपको पढ़ाते हैं। हम बाकी जो ऑफिशियल वर्किंग्स है उनसे हमारा उतना लिंक अप नहीं होता। पर आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है आप यदि मुझसे शेयर करोगे तो मैं पूछ कर बता सकता हूँ, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करा सकता हूँ। बट आप क्लास के बीच में पूछोगे तो हर एक चीज का जवाब मैं दे पाऊँ ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर आपके साइड में आपको जो चैट में आपका क्वेश्चंस डालते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिया करिएगा कि जब भी हम कोई टॉपिक पूरा क्लियर कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि यदि आप एक साथ सब लोग डाउट्स पूछेंगे तो उसको मुझे बताना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो आप लोग आराम से एक एक करके डाउट्स पूछिएगा। अभी आपके कई बच्चों के मैसेजेस में आ रहा है कि साउंड नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही, कुछ ऐसा है वैसा है। तो बेटा ये क्या है, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी यहाँ वहां पे। तो उसको आप अपने नेटवर्क प्रॉब्लम को एक बार देख लीजिए क्या कोई प्रॉब्लम है। और तब भी नहीं होता है तो आप रिफ्रेश करें या फिर से लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। तो राइट नाउ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जनरल केमिस्ट्री में। मैंने आपको बताया था जनरल केमिस्ट्री में मेरे पास इसमें दो टॉपिक्स हैं। जनरल केमिस्ट्री में एक तो हम क्या करते हैं, क्वांटम नंबर की बात करते हैं, और दूसरी हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टी की। तो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। मेरा मेजर डिस्कशन होगा कि आपको क्वांटम नंबर पहले पढ़ाना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पढ़ाना है। पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात जैसे आपने देखा कि मैंने आपके सामने लिखा है कौन कौन से हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो उसमें एस ब्लॉक जब स्टार्ट करेंगे उसके पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एस और पी ब्लॉक डी ब्लॉक में यूज करने आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी बेटा,
ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके क्वांटम नंबर की। तो अब सबसे पहले हम लोग बात यहाँ पे करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, क्वांटम नंबर की जब बात की जाती है, अब इसको जल्दी से समझेंगे। हमने क्या कहा, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जे थॉमसन, रदरफोर्ड, इनके के वजह से हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अब हमने क्या करा, एक एटॉमिक मॉडल को क्या करा, बनाया। और उसमें जिसमें रदरफोर्ड का नाम आता है, रदरफोर्ड ने बोला एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। यही हो रहा था। इसके बाद इसको बोर ने आगे करा कि भाई न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होते हैं, एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स के क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। तो दो वर्ड्स वहां पे आए थे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑर्बिट्स। ठीक है, इस थ्योरी आने के बाद बड़े बड़े नाम आए। ठीक है, बड़े बड़े नाम आते हैं, जिसमें जिसमें एक आता है आपका हाइजेनबर्ग, नाम आता है, श्रोडिंगर होता है। हाइजेनबर्ग है, श्रोडिंगर है। इन्होंने एक नई थ्योरी प्रपोज करी जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया। एक्चुअली आफ्टर द रदरफोर्ड मॉडल we have discovered the dual nature of the electrons, dual nature of electron, that is a particle character as well as wave character of electron. तो जब वेव करेक्टर और पार्टिकल करेक्टर्स की बात आ गई, तो इसके बाद एक न्यू थ्योरी आई, दैट इज अ वेव मैकेनिक्स मॉडल। वेव मैकेनिक्स मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग एंड नंबर ऑफ साइंटिस्ट। इस पर्टिकुलर यदि थ्योरी की बात करें, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डिफरेंट पाथ्स। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था, इट इज अ सर्कुलर पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। बट जो लेटेस्ट थ्योरी कहती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल है, जो वेव मैकेनिक्स बेस्ड है, वो थ्योरी क्या कहती है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ पर क्या हो सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है। इसे कहा गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। क्या कहा गया बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, एंड इट इज द फर्स्ट मॉडल व्हिच इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, when electrons are revolved around the nucleus in a different path, तो वहां पे क्या हो गया, एक क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। एक क्या हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसके वजह से वहां पे क्या होगा, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन हो जाने की वजह से पूरा हमें न्यूक्लियस एक क्लाउड से ढका हुआ दिखाई दिया। ठीक है बेटा, अब इस क्लाउड की बात करी जाए तो इस क्लाउड को हम लोग बात करें तो दिस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड is associated with number of shells as well as subshell as well as orbital. Means the electron cloud formed around the nucleus is associated with shell. Shells are associated with subshells and subshells are associated with orbitals. यहाँ पे क्या हुआ, जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ पर घूमने लगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जो कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम क्या देखते हैं, घर पे देखते हैं कि पंखा जो होता है, जो सीलिंग फैन है, वो घूमता है, तो वो एक चारों ओर एक हमें डेंसिटी दिखाई देती है। हमें ब्लेड्स दिखाई नहीं देते, पर मुझे मालूम है कि एक चारों ओर डेंसिटी दिखाई देती है, जहां पे क्या होता है, ब्लेड्स रिवॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं अराउंड न्यूक्लियस एंड फॉर्म अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहां तक समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये मेरा पूरा क्या बन गया बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से बन गया, और इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये किससे मिलकर बना होता है, शेल से। बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा एटम का, वो शेल्स से एसोसिएटेड होता है, और शेल्स जो होते हैं उनके किससे एसोसिएटेड होते हैं, सब शेल्स। किससे मिलकर बने होते हैं, सब शेल से बने होते हैं, एंड सब शेल्स आर एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल्स
ये यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है। मींस कोई भी आपका जो एटम है, एक तो पुराना थ्योरी हो गई थी, पुरानी थ्योरी क्या कहती थी, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट्स में क्या होता है, रिवॉल्व करता है। बट वो थ्योरी खत्म हो गई जैसे ही आपके क्या हो गया, डी ब्रोगली ने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा डियोल नेचर ऑफ हाई वेलोसिटी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या हुआ, आपका कहा गया कि वेव कैरेक्टर्स है एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर है। और जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो किससे एसोसिएट होकर बनता है, शेल से एसोसिएट होकर बनता है। और शेल्स किससे एसोसिएट होकर बनते हैं, सबशेल से। और सबशेल किससे एसोसिएट होकर बनते हैं, ऑर्बिटल से बनते हैं। तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर केस में जो आपके पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, वो आपके शेल, सबशेल और ऑर्बिटल से मिलकर बना है। मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द associated shell as well as associated subshell as well as associated orbital। तो हमें ये तीनों जानकारी मालूम होगी या तीनों इंफॉर्मेशन मालूम होगी, उसी के बाद मैं किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन के बारे में बात कर पाऊंगा। तो जो लेटेस्ट मॉडल है इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, वो क्या कहता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड फॉर्म अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, इट इज एसोसिएटेड विद शेल, और shells are associated with subshell and subshells are associated with orbitals। फिर से सुन लें बेटा, यदि मैं एक कोई भी हाई वेलोसिटी के साथ किसी चीज को घुमाऊं, तो मुझे वो पार्टिकल तो नहीं दिखाई देता, पर वो कहाँ घूम रहा है उसकी जगह हमें एक डेंसिटी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर के ऊपर के सीलिंग फैन को देखें, ब्लेड्स नहीं दिखाई देती, पर वो जब चलता है तो उसके चारों ओर हमें क्या होता है, एक एरिया दिखाई देता है जहां पे हमें मालूम होता है कि यहाँ ब्लेड्स चल रही है। उसी तरह when electrons are revolves around the nucleus with high velocity, then they form a electron cloud। मतलब we have observed a electron density around the nucleus। वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, बट वी हैव ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये वजह होती है बेटा, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन तेजी से जो घूम रहा है, तो मुझे ये नहीं दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बट उसको कहाँ घूमता है उसकी वजह से एक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो मुझे क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया आपको, समझ में आया आपको बेटा यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पे मैंने देखा when we are talking about the energy and the position of electrons, we must know about the shell, subshell and orbitals। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज करो मैंने कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी या पोजीशंस के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो अब क्या मैंने कहा कि यदि मुझे किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है, तो इन चीजों की मुझे इंफॉर्मेशन की जरूरत है। जैसे सपोज करो मुझे तुम्हारे घर का पता जानना है, तो मैं तुम्हारे घर का पता कैसे जानूंगा? तुम्हारे घर का पता जानने के लिए मुझे आपके एड्रेस की जरूरत होगी, आपके गली की जरूरत होगी, आपके जो सिटी या टाउन होगी उसकी जरूरत होगी, आपके सिटी की जरूरत होगी। तो नंबर ऑफ मुझे वैल्यूज को मालूम होना चाहिए, उसके बाद मैं आपका एड्रेस जान पाऊंगा। तो उसी तरह से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी मस्ट हैव नो अबाउट द शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल। तो इनको कंबाइंडली क्या कहा गया, क्वांटम नंबर। एक्चुअल में क्या होता है, जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, क्वांटम नंबर मतलब ये क्या होते हैं, it is a three numerical which provide the information regarding position and energy
किसी भी इलेक्ट्रॉन के मुझे एनर्जी और पोजीशन पता करने के लिए मुझे 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज की जरूरत होती है, जिन्हें हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये होगा आपका ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ टर्म आया ऑर्बिटल। अब यदि मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में एग्जैक्टली बात करनी है तो मुझे एक फोर्थ वैल्यू की बात करनी होगी, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अभी हम आगे डिस्कस करें। तो अब बहुत मैं ब्रीफली इसको कंक्लूड कर रहा हूं। एक पूरा एटम है, ये पूरा जो एटम है ये शेल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बेटा? शेल से मिलकर बना है। शेल्स किससे एसोसिएट होकर बने होते हैं? सबशेल से। और सबशेल किससे एसोसिएट होकर बने होते हैं? ऑर्बिटल से। और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं? एसोसिएट हो सकते हैं। मतलब ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। अब यहाँ पे एक जो वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन, एक तो क्या आता है वर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरा आता है ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या होते हैं इसको हम लोग देखें। तो ऑर्बिटल्स क्या होता है? इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब ऑर्बिटल वो 3D स्पेस है न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, आ गया बेटा समझ में? ऑर्बिटल्स क्या है? इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की? मैक्सिमम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। और क्वांटम नंबर क्या होते हैं बेटा? क्वांटम नंबर्स आर द 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज which provide the information regarding the energy and position of orbital. If you are talking about the electrons, तो quantum numbers are the 4 numerical values which provide the information regarding the position and energy of electron. यदि मैं इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगी? 4 वैल्यूज हो जाएंगी। और ऑर्बिटल के बारे में बात करूंगा तो ये कितनी होंगी? 3 वैल्यूज होंगी। यदि मैं बात करूं क्वांटम नंबर के, तो सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। थर्ड होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, और फोर्थ वन होता है स्पिन क्वांटम नंबर्स। ये आपके 4 क्वांटम नंबर्स वैल्यूज होती है जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन की यदि मुझे पोजीशन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो हमें ये चीजें की चीज मालूम होनी चाहिए। बेटा यदि आपकी वॉइस कहीं पे किसी बच्चे के क्लियर नहीं आ रही तो ये बेटा आपके कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ से सबको मेरे ख्याल से आवाज क्लियर जा रही है। ठीक है, तो आप लोग एक बार अपने नेटवर्क को देखें, उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक बार नेटवर्क अपना चेक करें। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे कि आप लोगों ने अभी एग्जामिनेशन मेंस के दिए होंगे या फिर आपने पेपर्स देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि इस क्वांटम नंबर से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं आजकल आज के समय में बन रहे हैं। तो यदि क्वांटम नंबर से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन रहे हैं तो इस चैप्टर में मैं आपको यही डिस्कस करूंगा कि क्वांटम नंबर पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की। बेटा फिर से एक चीज सुनिए, यहाँ पे मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल का थ्योरी क्या है वो पढ़ाएंगे। यदि हम डेरिवेशंस की बात करते हैं, चाहे मैं श्रोडिंगर डेरिवेशन की बात करूं, चाहे बोर के एनर्जी की डेरिवेशन की बात करूं, ये सब हम लोग एटॉमिक मॉडल पे पढ़ते हैं। और एटॉमिक मॉडल आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आपके सर पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम केवल आउटपुट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास 4 वैल्यूज हो गई। अब जैसे कि आपको सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल जो था, जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल की मैंने बात करी थी आपसे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल में सबसे पहले मैंने आपको बात की थी शेल की। किसकी बात की थी बेटा? शेल की बात की थी, या फिर इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी शेल हो गया। सेकेंड बात की थी सब शेल,
और इसको हमने बोला था सब एनर्जी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सब एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा। सब शेल के बाद मैंने आपको बात करी थी किसकी? ऑर्बिटल की बात करी थी। ठीक है। और इसके बाद हमारी बात हुई थी किसकी? इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात हुई थी। इलेक्ट्रॉन स्पिन मैंने बोला था। होता क्या है कि जब बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करता है बेटा, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर मान लो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यदि ये इलेक्ट्रॉन बेटा घूम रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अब यहाँ पे बेटा क्या होता है? चलिए, आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही? बाकी लोगों को आवाज मेरी क्लियर है क्या बेटा? एक बार बताइए, आवाज आ रही है क्लियर कि नहीं आ रही? अब और तेज मैंने कर दी आवाज, अब आपको आ रही है क्लियर? बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही वो मुझे बता दे क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक है, ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलिए, हो गया बेटा। सब लोग मत लिखो, अब बहुत ज्यादा मैसेज हो जाएंगे। चलो, मेरे पास क्या है? शेल्स है, सब शेल्स है और ऑर्बिटल्स है। ठीक है बेटा। तो अब मेरे पास, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल में जब हम बात कर रहे थे तो इसकी बात की थी। साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने देखा, ये मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉन बनाया, ये जब घूमता है तो ये जैसे कि आपने देखे होंगे लट्टू, जिसे हम लोग टॉप भी कहते हैं। अब क्या होता है, लट्टू जब अपने घूमता है तो वो क्या करता है, अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्या होता है, स्पिन होता है या फिर रिवॉल्व करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्या करता है बेटा, रिवॉल्व करता है। तो इसे कहते हैं स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहला बात करी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आप कुछ सोच सकते हैं कि शेल के बारे में जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। हम किसके बारे में बात करेंगे? शेल के बारे में बात करेंगे। सब शेल के बारे में हम किससे बात करेंगे, किसमें बात करेंगे? एजीम्यूथल। और ऑर्बिटल के बारे में हम लोग किसमें बात करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो स्पिन क्वांटम नंबर में हम लोग बात करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अब हमें बहुत क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, अलग अलग पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर एसोसिएटेड विद शेल, shells are associated with और जो आपके बाकी क्या होता है, जो शेल्स होते हैं, और शेल्स क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं सब शेल से। सब शेल किससे एसोसिएटेड हो, ऑर्बिटल से। और ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेटा आज मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ है, आप सभी को मैंने म्यूट किया हुआ। यदि आप देखेंगे तो म्यूट इसलिए किया है क्योंकि यदि आप लोग बीच बीच में बोलेंगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। बट एक बार क्या होगा, जब हम रिदम में आ जाएंगे क्लास के, आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी, तो मैं आपको म्यूट करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि बीच बीच में बोलेंगे तो हमारे दिक्कत आती है। पर इसके बावजूद मैंने चैट बॉक्स आपका खोला हुआ है। चैट बॉक्स में क्या है, आप जो भी चैट डाल रहे हैं मैं उसको देख रहा हूँ। बट वो मैं ही देख रहा हूँ, और मुझे जो रेस्पॉन्स जो लगता है कि जिसके लिए मुझे आंसर करना चाहिए, तो मैं बीच बीच में करता भी हूँ। पर वो क्या हो रहा है, चैट में भी आप लोग एक साथ बहुत लिखते, तो कभी कभार हो सकता है कोई चैट रह जाए, तो फिर से आप लिख देना। ठीक है बेटा, चले। हाँ, आपने एक क्वेश्चन करा, सर पोजीशन और एनर्जी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट हो सकते हैं क्या? बेटा आपको भी मालूम है, हाइजेनबर्ग लॉ तो यही कहता है ना, कि पोजीशन और आपके एनर्जी को हम वो एक साथ, वेलोसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ एक्यूरेटली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते या नहीं बता सकते। कोई एक ना एक चीज तो अलग होगी ही होगी। चले, तो अब हमने यहाँ पे बात करी थी क्या, ये हमारे पास क्वांटम नंबर्स होंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। यदि मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। आपको सभी को जनरल केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें बहुत
बढ़िया तरीके से थ्योरी लिखी हुई है क्वांटम नंबर की। तो मैं यहाँ पे समराइज थ्योरी लिखा रहा हूँ क्वांटम नंबर की, बट जब केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स लिखाऊंगा तो मैं डिटेल नोट्स लिखाऊंगा विद एग्जांपल्स। यहाँ पे मैं समराइज वे में ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे इलस्ट्रेशंस जो ले रहे हैं वो तो हम लोग पूरी ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? तो अब इसकी परमिसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, या पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं इसकी? इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इनकी, तो ये क्या हो सकती है बेटा? 1 2 3, और ये इन्फिनिटी तक हो सकती है। बट अब इसकी कोई भी वैल्यूज आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकती है। आप चाहें तो इसको एन की वैल्यू को आप एनर्जी शेल से भी, एनर्जी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे एन की वैल्यू 1 2 3 4 जैसे भी है, तो आप इसको डिनोशन किससे कर सकते हैं? एनर्जी से भी कर सकते हैं, KLMN। आप देखें, आप लोग ने प्रीवियसली क्या बात करी होती है? KLMN शेल्स पढ़ते हैं आप लोग, जैसे कि भोर के जो आपका एटॉमिक मॉडल है, तो उसमें KLMN वगैरह आप टर्म्स यूज करते हैं, तो उससे भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। यदि n की वैल्यू 1 है तो हम उसको k बोलेंगे, 2 है तो l बोलेंगे, 3 है तो m बोलेंगे, 4 है तो n बोलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? n की वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी ऑफ शेल भी क्या होती है बेटा? इंक्रीज करती है। और साइज ऑफ शेल भी क्या होता है बेटा? इंक्रीज करता है। मतलब एन की वैल्यू बढ़ाएंगे, न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा आपकी एन की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब एन की वैल्यू जितनी ज्यादा आप रखोगे, एनर्जी जो शेल की होगी उतनी ही ज्यादा होगी, और साइज ऑफ शेल भी क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा। आपकी बेटा मेरी आवाज आपके बेटा जिसके में नहीं आ रहा, आप देखिए एक बार, कहीं आपके सेटिंग में कोई दिक्कत आ रही होगी बेटा। मैं तो माइक भी लगा के बैठा हूं, तो ऐसी प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए सच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? शेल, साइज ऑफ शेल भी क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा। और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा। जो आपके डिस्टेंस होता है वो भी आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो एक तो क्या हो रहा है? एनर्जी ऑफ शेल भी इंक्रीज कर रही है, और साथ साथ क्या हो रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब यदि मैं कहूं कि फर्स्ट शेल की बात करूं, तो फर्स्ट शेल क्लोज होगा न्यूक्लियस के, सेकेंड शेल उससे और दूर होगा, थर्ड शेल उससे और दूर होगा, और उसी तरह फर्स्ट शेल की एनर्जी कम होगी, सेकेंड की ज्यादा होगी, थर्ड शेल की और ज्यादा होगी, और इस तरह से हम बात करेंगे। किसी भी एन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल कितना होगा बेटा? आपने पढ़ा है किसी भी शेल में कितने हो सकते हैं? 2n²। क्या हो सकते हैं बेटा? 2n² हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल क्या होगा? 2n² होगा। उसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा? n² हो जाएगा बेटा। उसी तरह हम लोग बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल इन एनर्जी लेवल इज क्या हो जाएगा? n के बराबर हो जाएंगे। तो ये आपको तीन वैल्यूज थोड़ा सा आपको क्या करना होगा? ध्यान में रखनी होंगी। और 2n² कैसे आ रहा है, या n² आपने 2n² तो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो 2n² हो गया। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 2n² इलेक्ट्रॉन है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? n² आएगा। ठीक है बेटा, शेल के बारे में किसी में भी सब शेल कितने होंगे बेटा?
किसी भी एनर्जी लेवल में कितने सबशेल होंगे, तो सबशेल बेटा कितने होंगे, एन होंगे। आ गया बेटा यहां तक समझ में। एन डिनोट क्या करता है बेटा, ये आपका एन नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बात करता है और नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पहले क्या बात करनी है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, इट डिनोट्स, क्या डिनोट करता है बेटा, नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल करता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ शेल, ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, ग्रेटर विल बी द डिफरेंस ऑफ ग्रेटर विद द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। इसके बाद आप के एल एम एन से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, 2 है तो एल, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल कितने होंगे बेटा, किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने होंगे, 2n स्क्वायर। किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे, n, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, हम इस पे एक आध क्वेश्चंस कर भी लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे यदि मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड द मैक्सिमम नंबर किसी भी आप शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल। थर्ड एनर्जी लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होंगे, ठीक है। तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 2n स्क्वायर आपको बताया था। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 18। अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह क्या पूछ लेता, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या पूछ लेता, ऑर्बिटल पूछ लेता, या फिर क्या पूछ लेता, शेल पूछ लेता, सब शेल, ठीक है। तो यदि यहाँ पे ये पूछ लेता तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैंने आपको कितने बताए थे बेटा, एन स्क्वायर बताए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। इसी तरह आपसे यदि क्वेश्चन करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल, तो ये क्या बताया था आपको, n के बराबर होंगे, और n के बराबर है तो कितना हो जाएगी वैल्यू, 3। तो ये आपसे जब क्वेश्चन इस तरह से फ्रेमिंग करता है तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ 1s और 2s किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 2s की एनर्जी ज्यादा होगी, बहुत बढ़िया बेटा। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोल कहा था, ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो शेल की एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और उससे एसोसिएटेड जो भी चीजें होंगी, चाहे सब शेल हो या ऑर्बिटल हो, सबकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये मैंने बात कर ली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उसको कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ और लिख कर कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ कि आपको यहाँ से जब आप घर में नोट्स खोलें तो आपको ये लगे कि मुझे सब आ गया, मुझे अब 10 मिनट का रिवीजन से मेरा काम चल जाए। मैं इनऑर्गेनिक में ये आपसे फील चाहता हूँ कि आप इस तरह से करें। बेटा अभी सब पढ़ाता हूँ, ऑर्बिटल के बारे में भी बता रहा हूँ। बेटा एन प्लस एल रूल बेटा बहुत आगे है, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज तो बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, एन प्लस एल रूल में बेटा हम और किसी सबशेल की एनर्जी की बात करते हैं, केवल एन की बात नहीं करते, ठीक है। और वो भी क्या होते हैं, वैलेंट ऑर्बिटल में बात की जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ये सब आपको क्या होगा, मैं आपको पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा। ये सारा जो पीडीएफ है आपको अपलोड हो जाएगा, एज वेल एज जो मैं आज आपको पढ़ा भी रहा हूँ वीडियो, ये भी आपके लिए अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुनिए बेटा, मैं आप सबका मैंने मोबाइल आप सभी लोगों को म्यूट किया हुआ है ऑलरेडी मैंने, आप सभी मेरे ख्याल से म्यूट हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सच कुछ, ठीक है बेटा। चलें,
हाँ, आप सबको रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल कराए जाएंगे, साथ साथ ये लेक्चर भी आपके पास होगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल। यदि केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n²। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2n² का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करके 18 आ गया। फिर यदि आपसे कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, n² होंगे, n² क्या हो जाता है 9 हो जाएगा आपका। उसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल पूछेगा तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल कितने होते हैं बेटा किसी भी शेल के अंदर, वो आपके n के बराबर होते हैं। तो n के बराबर होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर ये वैल्यू सबशेल n कैसे आ गए। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको मैंने जैसे बात कर दिया था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, सबशेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बात करता है बेटा, सबशेल के बारे में बताता है आपको। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एन क्या बता रहा था, शेल के बारे में बता रहा था। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में बता रहा है, सबशेल के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो इसकी वैल्यू होती है, मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है, इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, या डिनोट किससे करते हैं बेटा, डिनोटेड बाय स्मॉल एल। और जो एल की वैल्यू होती है, एल वैल्यू किस पे बेटा डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ एन। और इसकी हम लोग यदि बात करें तो इसकी जो परमिसिबल वैल्यू होती है, जो आपकी इसकी क्या होगी परमिसिबल वैल्यू, या आपकी इसकी क्या करेंगे वैल्यू होती है पॉसिबल वैल्यू। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है बेटा, 0, 1, 2, 3 डैश डैश n-1। अब देखो इसको मैं पहले बता देता हूँ, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिया आपको। जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। जो एल की वैल्यू है डिपेंड करती है किसकी, वैल्यू ऑफ एन पे डिपेंड करती है। तीसरा लिखा है जो पॉसिबल वैल्यूज होती है, पॉसिबल वैल्यू क्या होती है बेटा इसकी, जो पॉसिबल वैल्यू होती है वो 0, 1, 2, 3 डैश डैश n-1 तक इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपके पास बेसिक बातें लिख दी। अब जैसे कि इसमें सपोज करो मैंने क्या, एक एग्जांपल भी आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल में देखते हैं, यदि मैंने कहा कि n की वैल्यू n की वैल्यू मान लो 1 है या 2 है, या फिर जो भी n की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे जो l की पॉसिबल वैल्यूज है इसके लिए क्या होगी, 0 होगी। इसके लिए क्या होगी, 0 और 1 होगी। इसी तरह n की वैल्यू 3 है तो क्या होगी, 0, 1, 2, 0 से लेके n-1 तक होगी। यहां तक बेटा समझ में आ गया। n की वैल्यू 1 है तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपको 0 से लेके n-1 तक करना है। कहां तक करना है बेटा, n-1 तक। ठीक है, तो यदि n की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, 2 है तो 0 और 1 आएगी, 3 है तो 0, 1, 2 आएगी। इसी तरह n की वैल्यू 4 है तो क्या आ जाएगी बेटा, 0, 1, 2, 3। आगे बेटा, अभी बेटा मैं उस पर भी आ रहा हूँ, क्या बताता है, मैंने आपको बताया था ये किसके बारे में हमें नॉलेज देता है, सबशेल के बारे में नॉलेज देता है। किसके बारे में नॉलेज दे रहा है बेटा, सबशेल के बारे में दे रहा है। और ये क्या बताता है, शेप ऑफ सबशेल बताता है, जो उससे ऑर्बिटल एसोसिएट होते हैं, शेप और बताता है, साथ साथ एनर्जी के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। ठीक है, यहां तक बेटा समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज में आप देखें, अब इसके बाद आती है ये बताता क्या है, इट प्रोवाइड
the information about the name and number शेल। बेटा ये क्या बताता है, नेम और आपके नंबर ऑफ सब शेल किसी भी शेल में कितने हैं, कौन कौन से हैं, इनके बारे में बताता है। ठीक है बेटा। अब यदि हम लोग बात करें अलग अलग एल वैल्यूज की बात करें, यदि मैं एल की वैल्यूज ले लूं, एल की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 0 1 2 3, इस तरह से मैंने वैल्यू ले ली, तो हम इसका नोटेशन किससे करेंगे, और इसका नेम क्या हो जाएंगे बेटा, ठीक है। अब देखो, आप फिर से सुने, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये आपको सब शेल के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, आप यदि ध्यान करें तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, मैंने आपको ये दिखाया था कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसके बारे में बात करता है, सब शेल के बारे में बात करता है। अब ये सब शेल के बारे में क्या बात करता है बेटा, इसको देखें आप। मैंने कहा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को जो है स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है 0 से लेके n-1 होती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, n की वैल्यू यदि 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके लिए पॉसिबल एल वैल्यूज क्या होंगी। नेक्स्ट मैंने आपको कहा, जैसे कि मैंने कहा था कि ये सबशेल के बारे में बात करता है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या होता है, नेम ऑफ सबशेल के बारे में बताता है, साथ साथ ये बताता है किसी भी शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, नेम ऑफ सबशेल की बात करी, तो मैंने कहा यदि एल की वैल्यू 0 होती है तो हम उसको नोटेशन क्या देते हैं, उसको जो नोटेशन देते हैं बेटा वो किससे देते हैं, स्मॉल एस से नोटेशन देते हैं, और स्मॉल एस से देते हैं और उसका नेम क्या हो जाता है, शार्प। उसी तरह एल की वैल्यू यदि 1 होती है तो उसको हम नोटेशन किससे देते हैं, पी। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। इसी तरह 2 है तो डिफ्यूज और इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 3 वैल्यू है तो एफ और इसको फंडामेंटल। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा ये तो नाम हो गया, यहाँ पे शेप की भी तो बात करेंगे। तो शेप की बात की जाए तो ये स्फेरिकल होता है, जो एस सब शेल होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल पी की बात करें, यदि एल की वैल्यू 1 है तो पी आएगा प्रिंसिपल, और ये होता है डम्बल शेप। डम्बल शेप का होता है। इसी तरह डिफ्यूज क्या होता है, डबल डम्बल। क्या होगा बेटा, डबल डम्बल शेप होगा। ठीक है। और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये आपको इसके शेप्स आपको पढ़ने ही नहीं है एफ के। तो अभी मेरे पास आउटपुट क्या निकल के आया, एल की वैल्यू 0 है तो उसको एस बोलेंगे, एल की वैल्यू 1 है तो उसको पी बोलेंगे, एल की वैल्यू एल की वैल्यू यदि 2 है तो उसको डी बोलेंगे, और एल की वैल्यू क्या है, 3 है तो उसको एफ बोलेंगे। यदि आप प्रीवियसली आप देखें, एग्जांपल मैंने लिया था एन की वैल्यू यदि 1 है तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। इसका मतलब वहां पे आपका क्या हो सकता है, एस सबशेल होगा। ठीक है। एन की वैल्यू 2 है तो उसमें क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकती है, इसका मतलब एस और पी हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया। इसी तरह 3 है तो क्या होगा, एस हो सकता है, पी हो सकता है और डी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, एस पी डी एफ। बेटा अब आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई हो तो मैं फिर आगे बढ़ूं, वरना मैं कुछ और आपको फिर से एक आध बार समझाऊं। यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, चलो बहुत बेटा बढ़िया। चले, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि नंबर, मैंने नेम्स की बात कर ली, अब इसमें एक पॉइंट और लिखने जा रहा हूं। ठीक है। एन की वैल्यू फॉर पर्टिकुलर
N, तो अब यहाँ पे S P D F मैंने आपके सामने नाम लिखे, तो यदि कोई N की वैल्यू मैं फिक्स कर दूं तो इनका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा एनर्जी F की होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यदि मेरे पास 3s 3p और 3d है, तो 3s की एनर्जी कम होगी, 3p की उससे ज्यादा होगी, 3d की उससे ज्यादा होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिया, मैंने क्या बोला कि मान लो कि 3s है मेरे पास, 3p है और 3d है, तो मुझे इसमें एनर्जी की बात करनी है। तो 3s की एनर्जी बेटा कम होगी, इससे ज्यादा 3p की होगी, इससे ज्यादा 3d की होगी। यहाँ पे मैंने l की वैल्यू को वेरिएशन नहीं करा है, क्योंकि l की वैल्यू n की वैल्यू में वेरिएशन नहीं करा है। यदि n की वैल्यू में वेरिएशन करूंगा तो n प्लस एल रूल को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आगे चल के अबाव प्रिंसिपल में पढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू कांस्टेंट रखते हुए l के डिफरेंट वैल्यूज में आपको एनर्जी का ऑर्डर बताया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आगे बेटा सबको समझ में? अब इसके बाद आता है, कौन से पॉइंट्स हो गए थे बेटा प्रीवियसली? 6 पॉइंट। 7th पॉइंट आप देखेंगे इसका, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल कितने होते हैं बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, बोलिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल इन ऑर्बिटल, अरे ऑर्बिटल इन अ सबशेल, टू एल प्लस वन। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 2l प्लस वन। और इसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2l प्लस वन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उठा लेते हैं। यदि मेरे पास क्या है बेटा, सपोज करो मेरे पास डी सबशेल है, डी सबशेल है, तो डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू 2 होगी। अभी आपको मैंने प्रीवियस पेज में बताया था, डी सबशेल है तो एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2 आएगी। ठीक है बेटा, तो अब आप देखें, एल की वैल्यू 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर बोले या फिर और आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिटल इन सबशेल। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 2l प्लस वन, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस वन, दैट इज 5। आगे बेटा सबको समझ में? देखिए ये क्या हो रहा है कि मैं आपको कैलकुलेट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को, यदि किसी को नहीं आता तो आपको आना चाहिए, और यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, और एक आध बार प्रैक्टिस करने से कोई बुराई नहीं होती। ठीक है बेटा, इसी तरह हम लोग बात करें, फिर से देखिए, मान लो मैंने कहा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L इज इक्वल टू 4। अभी हमने L इज इक्वल टू 4 तो पढ़ा नहीं है, पर क्या मैं L इज इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन को प्रिडिक्ट कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं। यदि आप इसको प्रिडिक्शन देखें तो सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू 2l प्लस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस 1, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा? 18। आगे बेटा, तो इस तरह से आपको क्या करना होगा? कैलकुलेशंस करनी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं बेटा, डी की ज्यादा क्या होती है? एफ होगा यदि, तो एफ की उससे भी ज्यादा होगी।
एफ की उससे भी ज्यादा होगी। अब यदि हम यहाँ पे बात करें किससे, यदि आपके मान लो कि मैंने यहाँ पे जो L इज इक्वल टू 4 ले लिया, तो L इज इक्वल टू 4 आपने पढ़ा तो है नहीं, और यदि मैं इसके लिए डिनोशन करूंगा तो F के आगे G का करूंगा, तो इसकी एनर्जी F से भी ज्यादा होगी। मान लो मैं आपसे कहता हूँ 4s 4p 4d 4f, किसकी एनर्जी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा 4f की होगी, उससे ज्यादा क्या होगी, उससे कम किसकी होगी, 4d की होगी, उससे कम 4p की, और सबसे कम 4s की। हाँ बेटा, जैसे कि आपका F आ जाएगा ना बेटा, जब F आ जाएगा तो F के आगे यदि हम कोई L की वैल्यू लेते हैं, मतलब 3 के आगे, तो आप G H वगैरह करके आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो हाइपोथेटिकल वैल्यूज आपको क्या करनी पड़ेंगी वहां पे यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह से हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा शेप और सबशेल जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, पर इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा पहले हम लोग बेसिक बात कर ले, फिर हम लोग उसके ऑर्बिटल के मैं आपको शेप्स बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय स्मॉल m। ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की बात करी जाएगी तो क्या होता है। अब बेटा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में आप समझ के देखिए, मैं एक बेसिक सा एग्जांपल आपके सामने पहले ले रहा हूं, इसके बाद आगे बात करेंगे। मैंने सपोज करो आपसे कहा कि एस एक इस तरह से है, एक एस ऑर्बिटल है, पी में क्या होते हैं, तीन होते हैं, एक क्या होता है पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, पी जेड होता है, वो अभी मैं आपको लिखकर बता दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, किसी भी सबशेल के अंदर जब ऑर्बिटल्स होंगे तो उसकी 3D स्पेस में अलग अलग क्या होगी, पोजीशनिंग्स होंगी। तो हर एक पोजीशंस की बात की जाए, तो हर एक पोजीशन जब अलग है तो उसके लिए अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, अलग अलग वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि सबशेल जो है उसमें अलग अलग ऑर्बिटल्स है, उनके 3D में पोजीशन अलग अलग है। तो बेसिकली ओरिएंटेशन जो रिलेट करता है उनकी पोजीशन से रिलेट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबशेल के अंदर जितने ऑर्बिटल होंगे उनके ओरिएंटेशन भी क्या होंगे बेटा, उतने ही ज्यादा होंगे। उनके ओरिएंटेशन भी क्या होंगे बेटा, उतने ही ज्यादा होंगे। सपोज करो मेरे पास पी सबशेल है, तो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, 3, तो उनकी 3 पोजीशंस है, तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन एम में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। डी में कितने सबशेल है, 5 है, तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो मतलब जितने ज्यादा ऑर्बिटल्स किसी सबशेल से एसोसिएटेड है, उनके नंबर ऑफ ओरिएंटेशन भी उतने ही ज्यादा होंगे। यहां तक बेटा समझ में आ गया, बेटा समझ में आई ये बात आपको। मतलब एम बेसिकली क्या कर रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, जो 3D स्पेस में उनकी पोजीशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नया क्वांटम नंबर वैल्यू ले ली, जिसे हमने क्या, जिससे को क्या बोला, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेसिकली जब आप लोग इसको आप एटॉमिक मॉडल में बताएंगे तो आपको पढ़ाया जाता है कि हम जब एटम को हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपको अलग अलग क्या करते हैं, ओरिएंटेशन मिलते हैं। पर हम वहां पे इतना टेक्निकली नहीं जा रहे, हम बहुत बेसिक सी आपको बता रहे हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब बेटा क्या हुआ, 3D स्पेस में अलग अलग जो आपकी पोजीशंस हैं आपके ऑर्बिटल्स की, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नया क्वांटम नंबर वैल्यू यूज करते हैं, और वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की यदि मैं बात करूंगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करने के लिए हम कहते हैं इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है। तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होती है, इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होती है बेटा, -L से लेकर +L तक होती है। एग्जाम्पल देख लो बेटा, पहले सपोज करो मेरे पास डी सबशेल है, क्या है बेटा, डी सबशेल है। डी सबशेल है तो क्या होगा, इसके लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी,
-2 -1 0 +1 और +2। यहां तक बेटा समझ में आ गया? मतलब यदि L की वैल्यू क्या है आपकी बेटा 2 है, तो जो M की वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 है। उसी तरह एक एग्जांपल ले लो, यदि P सब शेल है, P सब शेल है, तो उसके लिए M की वैल्यू क्या आएगी? L की वैल्यू P सब शेल के लिए कितनी होती है? 1। तो इसके लिए M की वैल्यू क्या आएगी? -1 0 और +1। आ गया बेटा एकदम क्लियर? इसी तरह यदि मेरे पास L की वैल्यू क्या है? 0 है, मतलब S सब शेल, तो M की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा एकदम? चलिए आगे आते हैं। ठीक है, अब मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं क्या? डिफरेंट एल की वैल्यूज ले लेता हूं। तो मैंने एल की वैल्यू डिफरेंट ले ली, तो उसके लिए यदि मैंने एल की वैल्यू क्या ले ली? 0। यदि एल की वैल्यू 0 ले ली या 1 ले ली या फिर 2 ले ली या 3 ले ली, तो m की वैल्यूज क्या होंगी? इसके लिए 0 होगी, इसके लिए -1 0 +1 होगी, इसके लिए -2 -1 0 +1 और +2 होगी, इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 होगी। आगे बेटा समझ में? तो ये इसके क्या है? पॉसिबल वैल्यूज होंगी, जो मैंने आपको लिख दिया इस तरह से। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट्स की बेटा बात कर ली थी? 3 पॉइंट्स की बात कर ली थी। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि यदि एल की वैल्यूज जो डिफरेंट आ रही है, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो एम की वैल्यू, चलिए इसी में मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूं। एम की वैल्यू ये आ गई, तो एल की वैल्यू डिफरेंट थी, तो एम की वैल्यूज ये आ गई। तो ओरिएंटेशन की बात कर ले, कितने ओरिएंटेशन होंगे बताएं? यदि एल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है? एस, ये क्या है? पी, ये क्या है? डी, और ये क्या है? एफ। तो यदि आपकी एल की वैल्यू 0 है, तो उसमें ओरिएंटेशन बेटा कितने होंगे? 1। क्यों ओरिएंटेशन 1 होंगे बेटा? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, एक ही पोजीशन होगी। पी में कितने ऑर्बिटल है? 3, तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने हो जाएंगे बेटा? 3। डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5, तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने हो जाएंगे? 5। और इसी तरह एफ में कितने हो जाएंगे? 7। यहां तक एकदम बात क्लियर हो गई? नंबर ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब एक तरह से अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया कि जितने मेरे पास ऑर्बिटल है, उतने ही क्या होंगे? ओरिएंटेशंस होंगे। इसके बाद इनका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप इसको तो एस से लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसको किससे लिखा जाता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसके बारे में हमें बात नहीं करनी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो एस एस जो है उसमें तो एक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल कहलाएगा। पी में क्या है? सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स है, जिसको हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए डी वाले को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हमने बात करी किसके लिए? आपके शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर ली, और आपको क्या बता दिया? एल क्या होता है, एन क्या होता है और एम क्या होता है। अब इसी में एक टर्म और आता है बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यदि मैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात करूं तो क्या होता है? एग्जाम्पल पहले ले लो, फिर हम समझ जाएंगे। मेरे पास मान लो क्या है, ये है, ये मैंने मान लो कि ये 3D बना दिया। क्या बना दिया? 3D। ठीक है बेटा। अब 3D में इस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 3 आएगी हर एक ऑर्बिटल के लिए। मैंने माना 3D के 5 ऑर्बिटल बना दिए, उसके लिए 3D बोल रहा हूं, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 3।
क्योंकि थर्ड शेल की बात करें, 3D लिखने का मतलब क्या होता है, थर्ड शेल का डी सब शेल। एल की वैल्यू क्या आएगी, सभी के लिए 2 आएगी, क्योंकि ये क्या है, डी सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं। और एम की वैल्यू बेटा क्या आएगी, -2, -1, 0, +1 और प्लस, ये आ गई बेटा। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, यदि मेरे पास डी एन की वैल्यू आपस में क्या हो, सेम हो, ये आप देखें एन की वैल्यू आपस में क्या है बेटा, सेम है। ये मेरे पास 5 ऑर्बिटल है, देखिए 1 1 2 3 4 5, कौन से बेटा, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल है। इनके लिए बेटा क्या हो रही है, एन की वैल्यू आपस में सेम है। इन पांचों ऑर्बिटल की एन की वैल्यू क्या है, सेम है। एल की वैल्यू भी क्या है, सेम। तो यदि कहीं पे एन की वैल्यू सेम हो और एल की वैल्यू सेम हो, तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब एन की वैल्यू आपस में सेम हो, एल की वैल्यू आपस में सेम हो, तो उनकी एनर्जी भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो इन्हें कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। मतलब मैंने कंडीशन बताई है आपको, कंडीशन क्या है, यदि कि कोई डी सबशेल ले लूं मैं, तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हैं, तो उन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, क्योंकि उनकी एन की वैल्यू भी सेम है और उनकी एल की वैल्यू भी सेम है, जब तक कि मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड ना लगाऊं। यदि मैं बाहर से कोई मैग्नेट लगा देता हूं या फिर बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दूंगा, तो हो सकता है कि इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में बराबर नहीं होगी। पर यदि मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाता हूं, तो हमेशा जब भी एन की वैल्यू आपस में सेम हो, एल की वैल्यू आपस में सेम हो, तो वहां पे सभी ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। बेसिकली क्या होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। पर यदि कोई पर्टिकुलर शेल का कोई सबशेल उठा लोगे और बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा रहे हो, तो उनकी वो हमेशा ही क्या होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। यदि हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं ले, तो किसी भी सबशेल के अंदर सारे ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए हम उनको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। आ गया बेटा यहां तक समझ में। बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, सेम एनर्जी ऑर्बिटल। सेम एनर्जी ऑर्बिटल क्या है, एक जनरलाइज स्टेटमेंट मैंने क्या दिया, कि किसी भी सबशेल में जितने ऑर्बिटल होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी आपस में इक्वल होती है, जब तक कि बाहर से हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड का वो ना लगाए। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, अभी ये तो हमने इसकी बात कर ली, डीजेनरेट ऑर्बिटल की। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। कितने हो सकते हैं बेटा, 2। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बेटा, 2 हो सकते हैं। आ गया बेटा, सबको समझ में आया ये चीज। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। फाइंड द चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर आएगा आपका 2। अब आप देखें आपने गलती कहां करी है, मैंने आपसे पूछा है एफ ऑर्बिटल, इसको देखें ऑर्बिटल है। यदि यहाँ पे ऑर्बिटल की बात कर रहा है,
यहाँ पे सॉल्यूशन समझ लो। एफ ऑर्बिटल बोल रहा है। एफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है बेटा? ये आपका क्या हुआ? एफ ऑर्बिटल। एक डब्बा जो वन बॉक्स बनाया है, इट इज अ ऑर्बिटल। ये पूरा क्या कहलाएगा? एफ सबशेल, या फिर ये क्या कहलाएगा? एफ ऑर्बिटल्स। यदि मैं क्वेश्चन में एफ सबशेल बोलता या फिर एफ ऑर्बिटल्स बोलता, तब यहाँ पे आंसर आता 14। पर चूंकि मैंने क्या बोला है, मैंने आपसे क्या बोला है, यहाँ पे एफ ऑर्बिटल बोला है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करना हमें आना चाहिए। क्या होता है, ये क्लैरिटी तभी आएगी जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? अटेम्प्ट करेंगे। तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्या होते जाएंगे बेटा? क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। कोई डाउट हो तो यहाँ तक आप बेटा पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, एक चीज और सुन लीजिए। आपको कोई भी एक्सटर्नल बुक्स की अभी कोई जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी आपको बाहर से किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है इंस्टीट्यूशन, दैट इज मोर देन इनफ। मतलब आपको कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको क्या होगा बेटा? आपको एलन सिस्टम से प्रोवाइड होगा। जो भी आपको नोट्स की जरूरत है या बुक्स, वो मतलब जो भी स्टडी मटेरियल की जरूरत है, ना तो कोई बाहर से क्वेश्चन बैंक यूज करना है, ना मुझे बाहर से कोई स्टडी मटेरियल की जरूरत है। आपको सब कुछ यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको एक एनसीईआरटी आप ले लेना जो आपके लिए रिक्वायर्ड होगी बुक। ठीक है बेटा। वो बुक्स कब तक आएंगे बेटा? वो आपको अभी जल्दी ही, आपको जैसे ही यहाँ से डिस्पैच होती है आपको मैसेजेस चले जाएंगे। ठीक है बेटा। या हो सकता है हो चुकी हूँ, आपको एक बार देख लेना। अब स्पिन क्वांटम नंबर, अब यहाँ पे क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करें, जब कोई भी, आपको मैंने बताया, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो अपने एक्सिस के अराउंड भी क्या करता है? स्पिन करता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। मतलब while revolving around the nucleus, electron also spin around their own axis, either in clockwise or anti-clockwise direction। ठीक है बेटा। हाँ भी बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल फिर से बता देता हूँ एक बार। पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल कुछ नहीं होते। सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं? हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। मैंने आपको कहा, यदि कोई भी शेल के अंदर कोई सब शेल है और हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, तो उन सभी ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, और वो हमेशा डीजेनरेट रहते हैं। मतलब यदि मैं 2p की बात करूं, तो 2p ऑर्बिटल में, 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, px py pz, इन तीनों की एनर्जी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यदि n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है, तो हमेशा उनकी एनर्जी बराबर होगी, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। पर यदि आप बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, तो उनकी एनर्जी हो सकता है कि बदल भी जाए।
डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को एक लाइन में डिफाइन करने के लिए आप सिंपल कह सकते हैं सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आर टर्म्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर n and l वैल्यू ऑल ऑर्बिटल एसोसिएटेड टू सबशेल हैविंग सेम एनर्जी, तो वो क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहा था। स्पिन मैंने बताया था आपको, सपोज करो ये कोई न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर एक कोई पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो ये अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्या करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा बेटा, घूमता रहेगा। जस्ट लाइक अ टॉप, जो लट्टू होता है आपका, वो जैसे आगे बढ़ता है तो वो गोल गोल भी घूमता रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्या करता रहता है बेटा, रिवॉल्व करता रहता है। तो इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। तो एस क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बेटा वैल्यूज दो होती हैं, जो वैल्यू होती है इनकी आपकी दो होंगी, एक +1/2 होगी और एक -1/2 होगी। नॉर्मली आप देखें तो जो अभी तक हमने क्वांटम नंबर्स बोले हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डेराइव होते हैं, पर स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव से डिफाइन नहीं होता। यही वजह है कि कई जगह आपको जब क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो क्वांटम नंबर को कहा जाता है इट इज अ थ्री वैल्यूज व्हिच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ ऑर्बिटल। मतलब वो ऑर्बिटल तक की ही बात करते हैं, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव से एक्सप्लेन मतलब डिराइव नहीं होता। चलिए ये एक अलग चीज हो गई। तो वैल्यू इसकी क्या होगी, +1/2 होगी और एक -1/2 होगी। जनरली हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को +1/2 लिख देते हैं और एंटी क्लॉक को क्या लिख देते हैं, -1/2 लिख देते हैं। यहां तक बेटा समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल उठा लेता हूं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। मैंने क्या लिया, थर्ड शेल ले लिया। क्या ले लिया बेटा, थर्ड शेल ले लिया। यदि मैं थर्ड शेल ले लूंगा तो क्या होगा, यदि मेरे पास थर्ड एल n इज इक्वल टू 3 आ गया तो इसके लिए पॉसिबल एल वैल्यूज क्या होंगी, एल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 0, एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, और एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2। यही तो वैल्यूज होंगी। तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, -1, 0 और +1। और इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी, -2, -1, 0, +1 और +2। अब आप देखें s की वैल्यू की बात करें तो इस पे क्या होगी, +1/2 और -1/2 होगी। इसके लिए क्या होगी, +1/2, -1/2, +1/2, -1/2, और इसके लिए क्या होगी, +1/2 और -1/2। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें +1/2 और -1/2 हो जाएगी। फिर आपकी क्या होगी, +1/2, -1/2 हो जाएगी। फिर आपकी +1/2, -1/2 हो जाएगी। इसके बाद फिर से +1/2 और -1/2 हो जाएगी, और फिर आपकी +1/2 और -1/2 हो जाएगी। आ रहा है बेटा, तो ये क्या होगा बेटा, तो ये आपकी m की वैल्यूज भी मैंने m की वैल्यूज कर दी। और इसी तरह क्या होगा बेटा, m की वैल्यू भी निकाल दी। अब l की वैल्यू फिर से देख लो बेटा। n थर्ड शेल की बात की मैंने, थर्ड शेल क्या है, थर्ड शेल है। ठीक है, थर्ड शेल है तो उससे एसोसिएटेड l वैल्यूज क्या होंगी, आपको बताया था 0 से लेके n-1। तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है बेटा, हर एक l वैल्यू के लिए जो m की वैल्यू है -l से लेके +l तक होती है। तो l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या आएगी, 0। l की वैल्यू 1 है तो -1, 0, +1 आएगी। इसी तरह l की वैल्यू 2 है तो -2 आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी, +1 आएगी, +2 आएगी। तो हर एक m के लिए s की दो वैल्यूज होंगी। दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो दो वैल्यूज होंगी, +1/2 और -1/2। तो उसी तरह हमने हर एक जो ऑर्बिटल था उसके लिए हमने एस की जो वैल्यूज थी वो भी आपके सामने लिख के दिखा दी। अब यदि हम कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालते हैं, 2n² से निकालते हैं।
यदि मैं 2n² से ना देखूं तो मेरे पास जो स्पिन है वो तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पिन है, तो आप इसको काउंट करेंगे तो यहां से आपको कितना मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यही तो हमने कहा था 2n² होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18। तो उतनी आपकी वैल्यूज आ गई बेटा। आगे बेटा समझ में आया बेटा। तो आज हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। फिर से देख ले, आज की क्लास में हमने 4 चीजें पढ़ी है। एन के बारे में पढ़ा, एल के बारे में पढ़ा, एम के एस क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग, एम क्या बताता है, ऑर्बिटल के बारे में, एल क्या बताता है, सबशेल के बारे में, और एम क्या बताता है, शेल के बारे में। आपकी क्लास की टाइमिंग हो गई, तो आज हम यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं बेटा यहीं पे। टेक केयर बेटा, बाय।